क्रिस और मैं अपनी रिदम बनाने के लिए काफी समय से ग्रेवयार्ड शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन उस रात शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगी। जब पहली बार काली सेडान आई तो घड़ी में 12:30 बज रहे थे। मैंने उसे लॉट का चक्कर लगाते और गायब होते देखा। वो अपने पीछे धूल और डर छोड़ते हुए गई थी। वो धीमे धीमे चक्कर दोहराते हुए 1:10 पर वापस आई और फिर 1:45 पर। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बहुत काली थी। जब मैंने क्रिस को इसके बारे में बताया तो उसने कंधे उठाते हुए कहा, शायद वो खो गए होंगे, ये एक हाईवे है माया। हम काम पर वापस चले गए, लेकिन मैं इस बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। और ये लगभग 2 बजे शुरू हुआ। मैं काउंटर साफ कर रही थी जब मैंने कार के दरवाजे बंद होने की आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा तो काली हुडी पहने 2 लड़के हमारी तरफ आ रहे थे। जिस तरह से वो चल रहे थे उसने मेरा दिल दहला दिया। इससे पहले कि मैं क्रिस को बता पाती, उन्होंने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अगर आवाज निकाली तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा, उनमें से एक चिल्लाया और अपनी हुडी के नीचे से हथियार निकाला। ये एक लोहे की छड़ी थी जिसे उसने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उसने इसे पहले इस्तेमाल किया, और दूसरे के पास चाकू था। कैश हमें दो अभी, उसने झटके से कहा, जिससे मैं चौंक गई। मैंने कैश रजिस्टर खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। क्रिस किचन से बाहर आया और फौरन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आराम से, उसने हाथ ऊपर करते हुए कहा, तुम जो लेना चाहते हो ले जाओ। चाकू वाला आदमी काउंटर के ऊपर से कूदा और मुझे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। मैं लड़खड़ाकर क्रिस के पैरों पर गिरी, जबकि लुटेरे ने कैश निकाला और गुस्से में गुर्राया। $343 बाकी कहां पर हैं? बताओ मुझे, उसने कहा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। मुझे बताओ वरना मैं काटना शुरू कर दूंगा। बस इतना ही हमारे पास, प्लीज हमारे पास नहीं है। मेरा गला कांप गया। उसने मेरे चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे कान बजने लगे। फिर से झूठ बोलो और देखो क्या होता है, वो चिल्लाया। क्रिस ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन क्रोबार वाले आदमी ने उसे नहीं आने दिया। वार उसकी पसलियों में जोर से लगा, जिससे वो घुटनों के बल गिर गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, लुटेरे हम दोनों को पीछे से ऑफिस में ले जाने लगे। वो पैसे मांगते रहे, गालियां देते रहे और लातें मारते रहे। जब उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला तो चाकू वाला आदमी भड़क गया, लेकिन उसके पहले कि वो मुझ तक पहुंच पाता, क्रिस ने मुझे खींचकर वॉक इन फ्रीजर में धकेल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। क्रिस! मैंने खुद को दरवाजे की तरफ धकेला, लेकिन वो हिला तक नहीं। स्टील की छोटी खिड़की से मैंने सब कुछ बिखरते देखा। क्रिस की पसलियों से पहले से ही खून बह रहा था, फिर भी वो लुटेरे और मेरे बीच खड़ा था। वो उन पर चिल्लाता रहा कि पीछे हट जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने नहीं सुना। लोहे की छड़ी वाला आदमी ने उसके चेहरे पर लात मारी, जिससे उसकी नाक टूट गई। फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कब इतना बेबस और डरा हुआ महसूस किया। जब उन्होंने आखिरकार क्रिस की कनपट्टी पर जोर से लात मारी तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और मैं जम गई। मैं डर के मारे देखती रही जब चाकू वाला आदमी छूटकर फ्रीजर की तरफ बढ़ा। क्रिस ने खुद को फर्श से उठाया और मेरी खिड़की के ठीक सामने उसे नीचे गिरा दिया। वो ऊपर था, उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और नीचे वाले आदमी पर टपक रहा था। तभी क्रोबार वाले ने क्रिस के सर के पिछले हिस्से पर वार किया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बेहोश हो गया। चाकू वाले आदमी ने उसे धक्का दिया, उसे पीठ के बल लुढ़कने दिया, फिर उसने ब्लेड पेट में घुसा दिया। चीखें कमरे में गूंज गई। वो खून से गीला, टूटा हुआ और दर्द से भरा हुआ था। उस आदमी ने चाकू निकाला और फिर से घोंप दिया। क्रिस के शरीर ने झटका खाया और उसने एकदम घुटने जैसी आवाज की। तीसरी बार जब ब्लेड अंदर गया तो क्रिस ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। उसका हाथ बस ऊपर उठा जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा। खून फर्श पर इतनी तेजी से फैल रहा था कि उसे समझ नहीं पा रही थी। दोनों लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है और वो घबरा कर भाग गए। क्रिस पीठ के बल लेटा हुआ था, उसकी बाहें फैली हुई थी और उसके धड़ में 3 छेद थे। हर धड़कन के साथ खून बह रहा था। उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा, लेकिन और खून निकलता रहा। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हवा नहीं मिल रही थी। उसने अपना सर फ्रीजर की तरफ घुमाया। उसका हाथ फर्श पर चलने लगा। चलते चलते खून की एक लकीर बन गई। उसने अपनी हथेली दरवाजे पर दबा दी, ठीक वहीं जहां दूसरी तरफ मेरी हथेली थी। हमारे बीच 6 इंच स्टील की जगह थी और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। मैंने उसके होंठ हिलते हुए देखे। मैं दरवाजे से उसे सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो क्या कह रहा है। सेफ। फिर उसका हाथ धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा।
इससे सफेद दरवाजे पर एक लंबी लाल लकीर बन गई। उसकी आंखें अभी भी खुली थी, अभी भी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे जो सबसे ज्यादा याद है वो है ठंड। कैसे ये मेरी हड्डियों में घुस गई और वहीं रह गई। कैसे मैं तब तक चिल्लाती रही जब तक मेरी आवाज पूरी तरह चली नहीं गई। कैसे क्रिस का खून तेज रोशनी में लगभग काला दिख रहा था, जबकि उसे लाल होना चाहिए था। मुझे याद नहीं कि हमें किसने ढूंढा या पुलिस को किसने फोन किया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पैरामेडिक से अपने दोस्त को बचाने के लिए कितनी मिन्नतें की। उन्होंने 18 मिनट तक कोशिश की, लेकिन चाकू के 3 घाव और बहुत ज्यादा अंदरूनी ब्लीडिंग ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो ठीक कर सकें। आखिरकार क्रिस लड़ाई हार गया। पुलिस ने 6 घंटे बाद उन गुंडों को 2 शहर दूर एक मोटेल से पकड़ लिया। उनके पास अभी भी चाकू और $347 कैश थे। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त की जान की कीमत थी। 9 महीने हो गए हैं, मैं अभी भी इससे उबर नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उबर पाऊंगी। कभी कभी देर रात मुझे फिर से फ्रीजर जैसी ठंड महसूस होती है। मैं क्रिस का हाथ दरवाजे से नीचे सरकते हुए देखती हूँ और वो लाल लकीर पीछे छोड़ जाता है। आधी रात के आसपास तूफान आया, जिससे मैकडॉनल्ड्स का साइन टिमटिमाने लगा और खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। मैं ड्राइव थ्रू में काम कर रहा था, जिसका मतलब था कि मुझे वो बेवकूफ हेडसेट पहनना था और खुश रहने का नाटक करना था। रात की शिफ्ट में आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन तूफान ने सबको डरा दिया था। मैं ड्रिंक स्टेशन साफ कर रहा था जब हेडसेट ने बीप किया। मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? लाइन पर आवाज आई, फिर एक आदमी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूल के नीचे से बुला रहा हो। उसकी आवाज अजीब थी। मीडियम फ्राइज, वनीला शेक। ठीक है, पहली खिड़की के पास गाड़ी रोकिए। मैंने ड्राइव थ्रू कैमरा मॉनिटर पर नजर डाली, लेकिन कोई कार या हेडलाइट नहीं दिखी। बस खाली जगह थी और स्पीकर बॉक्स बारिश से बज रहा था। ये कुछ अजीब सा लग रहा था। सर, क्या आप अभी भी वहीं हैं? मैंने लगभग 30 सेकंड इंतजार किया, फिर बटन दोबारा दबाया। सर, अगर आपकी कार में कोई दिक्कत आ रही है। हेडसेट ने बीप किया। मीडियम फ्राइज, वनीला शेक, उसने दोहराया। मैंने फिर से कैमरा चेक किया, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं दिखा। सारा, मैंने अपने मैनेजर को बुलाया। ड्राइव थ्रू कैमरा अजीब काम कर रहा है। कोई ऑर्डर करता रहता है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। सारा आई और मॉनिटर को देखने लगी। शायद तूफान की वजह से दिक्कत हो रही होगी, जाकर देखो। मैंने एक छाता पकड़ा और साइड के दरवाजे से अंदर घुसा। बारिश ने मुझे तुरंत भिगा दिया। बाहर हमारी 2 कारों को छोड़कर पार्किंग लॉट खाली था। मैं ड्राइव थ्रू लेन की तरफ गया। अचानक मुझे टायर के निशान दिखे। वो ताज़े लग रहे थे। गड्ढों को चीरते हुए स्पीकर बॉक्स से लॉट के पीछे की ओर आ रहे थे, लेकिन वो पिकअप विंडो की तरफ वैसे नहीं मुड़े थे जैसे उन्हें मुड़ना चाहिए था। उसकी बजाय वो सीधे वापस चले गए, डंपस्टर के पास से स्टोर के पीछे जंगल तक, जैसे कार सीधे अंधेरे में चली गई हो और गायब हो गई। मैं 1 सेकंड के लिए रुका, लेकिन निशानों को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं जंगल में और अंदर तक उनका पीछा करते हुए चला गया। डालियों के बीच से 2 हेडलाइट टिमटिमा रही थी, जो बारिश और पेड़ों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वो एक सिल्वर सेडान थी जो एक बड़े पेड़ के तने से लिपटी हुई थी। पूरा अगला हिस्सा टिन के डिब्बे की तरह टूट गया था। इंजन के बचे हुए हिस्से से भाप निकल रही थी। विंडशील्ड दरारों के मकड़ी के जाले जैसी लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और टॉर्च चलाई। ड्राइवर अभी भी अपनी सीट पर था, दरवाजे से सटा हुआ। आंखें बंद किए हुए उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसके सर का पूरा बायां हिस्सा धंस गया था। हड्डियों के टुकड़े ऐसे एंगल पर बाहर निकले हुए थे कि मेरा पेट खराब हो गया, और मैं उलझे हुए बालों और फटी हुई स्किन के बीच से ब्रेन मैटर देख सकता था। वो अपने ही खून के तालाब में बैठा था। उसका जबड़ा ढीला लटका हुआ था, मुश्किल से टिश्यू की पट्टियों से जुड़ा हुआ। हे भगवान, मैं पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए फुसफुसाया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपने कान में अपनी धड़कन सुन सकता था। इससे पहले कि मैं 911 पर कॉल कर पाता, हेडलाइट्स चमक उठी, जैसे अंदर किसी ने उन्हें हाई बीम पर कर दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी एक आवाज़ मेरे कान में फुसफुसाई, इतनी पास कि मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। तुम मेरा ऑर्डर भूल गए। मैं घूमा, लेकिन पेड़ों, बारिश और अंधेरे के अलावा मुझे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। जब मैंने कार की तरफ देखा तो मरा हुआ आदमी आंखें पूरी तरह खोले सीधे बैठा था। टूटी हुई विंडशील्ड से मुझे घूर रहा था, जबकि उसके सर से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ना मरा था और ना ही जिंदा। मैं डर और सदमे से हांफते हुए जंगल में भागा।
मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं मैकडॉनल्ड्स के पिछले दरवाजे से अंदर नहीं घुसा और उसे जोर से बंद नहीं कर दिया। मैंने मैनेजर को सब कुछ बता दिया। सारा ने कॉल किया जबकि मैं बंद दरवाजे के पास खड़ा अंधेरे में देख रहा था। पुलिस लगभग 15 मिनट बाद पैरामेडिक्स और एक फायर ट्रक के साथ आई। मैं उन्हें वापस जंगल में ले गया। हालांकि मेरा हर हिस्सा अंदर रहना चाहता था जहां रोशनी और सेफ्टी थी। कार ठीक वहीं थी जहां मैंने उसे देखा था, अभी भी उस पेड़ से लिपटी हुई, लेकिन अब हेडलाइट्स फिर से धीमी हो गई थी। हॉर्न बजना बंद हो गया था। ड्राइवर दरवाजे से सटकर झुका हुआ था, आंखें बंद थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। एक पैरामेडिक्स ने उसकी नब्ज देखी और सर हिलाया। वो चला गया है, कम से कम 4 घंटों से मरा हुआ है, शायद उससे भी ज्यादा। 4 घंटे? मेरी आवाज जितना ही मैं चाहता था उससे ज्यादा ऊंची निकली। लेकिन मैंने उसे सुना है, उसने मुझसे बात की है। बेटा, डैमेज और बॉडी टेम्परेचर को देखते हुए शायद वो आज रात करीब 8 बजे उस पेड़ से टकराया होगा। पुलिस वाले ने कंधे उचका दिए। लेकिन हेडलाइट्स जल गई। क्रैश से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, उसने मलबे के पास घूमते हुए बताया। कभी कभी ऐसा होता है, बैटरी में जब थोड़ा जूस रह जाता है उससे लाइटें कभी भी जल और बुझ जाती हैं। मैंने जोर देकर कहा कि मैंने उससे बात की थी, लेकिन उन सब ने मुझे ऐसा देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया और वापस जाकर फोटोज और नाप लेने लगे। फिर आखिर में बॉडी को स्ट्रेचर पर लादा। मैंने उन्हें उसे काले बैग में जिप करते हुए देखा और आखिरी चीज जो मैंने देखी थी वो थी उसके खराब चेहरे का प्लास्टिक के पीछे गायब हो जाना। पुलिस वाला आया और उसने मुझे बताया कि उस आदमी का नाम रॉबर्ट जेम्स था, 42 साल का, सियाटल का इंश्योरेंस सेल्समैन। जब तूफान आया तो वो गाड़ी चला रहा था, शायद गीली सड़कों पर उसका कंट्रोल खो गया और वो हमारे जंगल में आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बार होता है। बिजली कड़कने की वजह से किसी ने टक्कर की आवाज नहीं सुनी। जब मैंने उसे नहीं ढूंढा था तब तक किसी को नहीं पता था कि वो वहाँ है। मैंने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। उनसे कहा कि मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ, मुझे क्लास पर ध्यान देना है, जो भी बहाना दिमाग में आया जिससे मैं पागल ना लगूं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना। अब कभी कभी देर रात जब तेज बारिश होती है तो मुझे अपने दिमाग में वही आवाज सुनाई देती है। मैं उस नवंबर में 17 साल की थी। वैंकूवर में ग्रैनविल स्ट्रीट पर मैकडॉनल्ड्स में क्लोजिंग शिफ्ट में काम कर रही थी। शुक्रवार का दिन था, लगभग 11:30 बजे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। मेरे साथ काम करने वाली आर्या बाथरूम के पास पोछा लगा रही थी जबकि मैं टेबल पहुंच रही थी। हम दोनों घड़ी देख रहे थे, 30 मिनट और हम लॉक कर सकते थे। तभी एक आदमी अंदर आया। पहले तो वो किसी आम लेट नाइट कस्टमर जैसा लग रहा था, सिर से पैर तक भीगा हुआ, शायद थोड़ा नशे में था। मुझे लगा जैसे वो दरवाजे के अंदर खड़ा था, मुझे घूर रहा था। उसके कपड़े, एक डार्क हुडी और फीकी जीन्स, पूरी तरह भीग गए थे और उसके शरीर से चिपके हुए थे। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उसके हाथ में एक चीज। वो एक हाथ से बनी गुड़िया थी, शायद 1 फुट लंबी, बटन वाली आंखें और भूरे रंग के ऊनी बाल जो एक उलझी हुई पोनीटेल में बंधे थे। उसने मैकडॉनल्ड्स की छोटी सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मेरी नजरें बार बार उसके गंदे खिलौने पर टिकी रही। उसने फौरन जवाब नहीं दिया, बस अपनी पीली पानी भरी आंखों से घूरता रहा जो पलकें नहीं झपका रही थी। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिससे मेरा पेट गड़बड़ा गया। तुम असल में और भी सुंदर हो। जिस तरह से उसने ये कहा वो तारीफ कम और उस बात का कंफर्मेशन ज्यादा लग रही थी जो वो पहले से जानता था। आर्या ने पोछा लगाते हुए ऊपर देखा। तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो या क्या? उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है ना। वो एक कदम और पास आया, उसके जूतों में पानी घुस गया। तुम हमेशा अपने बाल एक ही तरह से बांधती हो, हमेशा टेबल बाईं ओर से पहुंचती हो। तुम बहुत सिंपल और एक आम लड़की हो। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मेरा दिल रुक गया। उसे मेरा नाम और मेरा शेड्यूल पता था। कौन हो तुम? शब्द मेरी उम्मीद से ज्यादा कांपते हुए निकले। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। उसने गुड़िया को ऊपर उठाया और अब मैं उसे साफ देख पा रही थी। उनके बाल बिल्कुल मेरे जैसे ही रंग और लंबाई के थे। बटन जैसी आंखें मेरी तरह ही हेजल रंग की थी। उसके गले में एक छोटा सा कागज का नेम टैग था जिस पर तिरछी लिखावट में एना लिखा था। मैंने इसे खुद बनाया है। वो मुस्कुराया। मुझे डिटेल्स ठीक करने में 3 महीने लगे। झाइयों को ठीक करना सबसे मुश्किल काम था। उसने गुड़िया का चेहरा मेरी तरफ किया और मैंने उसकी कपड़े की नाक पर 3 छोटे भूरे डॉट्स हिलते हुए देखे।
आर्या, डेव को बुलाओ। मेरा गला भर आया। आर्या, यह तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो हंसा और अपनी हुडी की जेब में हाथ डालकर चाकू निकाला। ब्लेड फ्लोरोसेंट लाइट में चमचमाने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने उसे डॉल के पेट पर चाकू दबाते हुए देखा। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। तुम्हें पता है कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ, नहीं ना? उसकी आवाज फटी। इतनी सारी रातें मैं ईस्ट होस्टिंग तीसरी मंजिल कोने वाले यूनिट में खड़ा था। तुम्हें सच में उस बेडरूम की खिड़की को अच्छे से बंद करना चाहिए। मेरे पैर लगभग जवाब दे गए। डेव! आर्या किचन की तरफ पीछे हटते हुए चिल्लाई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ठीक से समझो, है ना? ब्लेड डॉल के कपड़ों के पेट और जोर से दब रहा था। तुम मेरी हो। जब मैंने तुम्हें 6 महीने पहले पहली बार देखा था तब से मुझे पता था, और अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता। उसने डॉल की तरफ देखा और चाकू अंदर डाल दिया। कपड़े गीले और फटने की आवाज के साथ चिर गए। रुई की बजाय डॉल खून से सने स्पंज, कच्चे मांस और लाल जेल की ट्यूब से भरी हुई थी। जब उसने चाकू को ऊपर की ओर खींचा तो सब कुछ बाहर आ गया। उसके हाथों पर गाढ़ा गहरा लिक्विड गिरा जिसमें लाल टिश्यू के टुकड़े थे, और फिर वो सफेद टाइल पर फैल गया। लोहे और सड़न की गंध तुरंत महसूस होने लगी। मुझे उल्टी आ रही थी। देखा? उसने हंसते हुए कहा। गुड़िया को तब तक दबाता रहा जब तक अंदर की गंदगी टुकड़ों में फटकर बाहर नहीं आ गई। ये कितना आसान है। उसने बार बार उस पर चाकू घोंपा। हर बार से फर्श और उसके कपड़ों पर और लाल छींटे पड़ रही थी। चाकू अंदर बाहर होने पर अंदर के गीले मांस से अजीब से पिचकने जैसी आवाजें आ रही थी। मुझे ये सब देख के बहुत ही घिन महसूस हो रही थी। ये उन लड़कियों के साथ होता है जो किसी की नहीं सुनती और उसे नजरअंदाज करती हैं जो उनसे प्यार करता है। मैं डर के मारे देखती रही जब उसने गुड़िया का सर पकड़ा और तब तक घुमाया जब तक वो निकल नहीं गया और खून और टिश्यू बहकर उसकी बाहों से नीचे बहने लगे। उसने कटा हुआ सर ऊपर उठाया। उसकी बटन जैसी आंखें अभी भी घूर रही थी और उसे अपने चेहरे के पास ले गया। मेरी एना, उसने उसे चूमते हुए फुसफुसाया। डेव किचन के दरवाजे से अंदर आया। उसके पीछे आर्या थी। क्या बकवास है ये? वो आदमी घूमा। एक हाथ में अभी भी चाकू था, दूसरे में गुड़िया का सर। लाल सिरप हर जगह टपक रहा था। एक सेकंड के लिए कोई हिला नहीं। तभी बाहर सायरन बजने लगे। वो पास आ रहे थे और उसका चेहरा बिगड़ चुका था। वो शायद अब कुछ कहना चाह रहा था। वो मुझे तुमसे दूर ले जाएंगे, उसने दरवाजे की तरफ पीछे हटते हुए कहा। लेकिन वो मुझे दूर नहीं रख सकते। उसने गुड़िया का सर अपनी छाती से लगा लिया और अपनी हुडी पर लाल रंग लगा लिया। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, पुलिस दरवाजे से अंदर आ गई। उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय वो बारिश में वहीं रुका रहा। जब उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई तो उसने कुछ कहा। मैं अफरा तफरी में उसे सुन नहीं पाई, लेकिन आंखें बंद करके पढ़ सकती थी। तुम मेरी हो, है ना? तुम सिर्फ मेरी हो। पुलिस ने बताया कि आदमी पिछले 1 महीने से मेरा पीछा कर रहा था। वो मेरी शिफ्ट के दौरान चुपके से मुझे देखता था, शायद रात में मेरे घर तक भी पीछा करता था। उसका नाम मार्कस हेनरी था। वो सिस्ट्रोफ्रेनिक था। उसकी दवाएं नहीं थी और उसका कोई परिवार नहीं था। ये 10 महीने पहले की बात है। मैं दूसरे